29 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम एचएमएस करने जा रही है और बहुत सारे संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन संगठन है और किस बात को लेकर के ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ गई? ने कहा वो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने आज हमारे को मौका दिया अपने देश के अंदर वर्कर के ऊपर जिस तरीके के पूंजीपतियों पे सरकार द्वारा जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में बात रखने के लिए। मैं हरभजन सिंह सिद्धू हिंदू मजदूर सभा का राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ, महामंत्री हूँ। 29 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा पहली दफा ये ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें किसानों का जो बड़ा संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे 10 मजदूर संगठन जो लेबर मिनिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनका एक बहुत पुराना 15-20 साल से ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बना हुआ है। ये हम पिछले कई सालों से लगातार एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर जो है वो देश का कामगार जो है जो देश का निर्माण करता है उसके हकों के ऊपर पूंजीपतियों द्वारा जो देश की जनता नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार है उसके ऊपर इतना जबरदस्त दबाव बना दिया है जिसमें विदेशी पूंजी भी है और हमारे देश की पूंजी भी है। और उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर तब निर्माण करेंगे अगर जो मजदूरों के श्रम कानून है वो सारे के सारे बहुत ही लचीले हो जाने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कुछ रिजिड नहीं होने चाहिए, जिसमें हमारे को पूरी छूट हो। कैपिटल के जितने भी पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, जो कारखाने चलाते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, बड़े बड़े सेक्टर चलाते हैं, उन और विदेशी पूंजी की हमारे देश में आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश के अंदर पूंजी चाहिए लगाने के लिए, देश के निर्माण के लिए। तो विदेशी पूंजी भी ये शर्तें रखती थी जिन शर्तों के आगे सरकार झुक गई और उन्होंने हमारे 44 श्रम कानून जो देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के राज में और आज़ाद होने के बाद जितने भी लेबर मूवमेंट के संघर्ष और उनकी कुर्बानियों के ऊपर हमने 44 श्रम कानूनों की अचीवमेंट की थी, जिसमें फैक्ट्री एक्ट था जो सबसे बड़ा जो उद्योगों के अंदर काम करने वाला कामगार है उसके क्या अधिकार होंगे, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, क्या मालिक के क्या अधिकार होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, टाइम के काम के घंटे क्या होंगे, उनको काम के ऊपर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा, उनके कैंटीन उनको बना के देनी पड़ेगी, टॉयलेट्स बना के देने पड़ेंगे, उनको ड्यूटी पे आने का ट्रांसपोर्ट, घर जाने का ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनका वेतन भी जो है वो साल में 2 दफा महंगाई से जूझने के लिए उनको डीए अनाउंस करते हैं, डीए मिलना चाहिए। परंतु सरकार ने वो 44 श्रम कानूनों को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया और सरकार कहती है कि हमने रिफॉर्म किया है और रिफॉर्म वर्कर के हित में किया है। ताजे देश के अंदर जो जिस तरीके के हालात हैं उनको देखते हुए वर्करों के हकों की रक्षा करने के लिए वो कहते हैं कि हमने रिफॉर्म लाए हैं, परंतु हमारे हिसाब से ये रिफॉर्म नहीं है, ये वर्कर्स राइट्स के ऊपर हमला है। और जो उनके काम के घंटे आईएलओ की पहली कन्वेंशन 1919 में जो बनी थी कि कोई भी मालिक, कोई भी सरकार किसी भी कामगार से जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले पाएगी। और अगर 8 घंटे से ज्यादा काम लेना भी पड़ेगा इन एमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी में, तो उसको डबल वेतन के द्वारा ओवर टाइम के जरिए उसको पेमेंट होगी और वो भी जो है 3 महीने के अंदर 75 घंटों से ज्यादा ओवर टाइम मालिक नहीं ले पाएगा। ऐसा हमारा ओवर टाइम का कानून था, परंतु अभी इन्होंने उसको बदल दिया, उसमें 125 घंटे कर दिए 3 महीने में। और ये भी कह दिया कि मालिक अगर चाहे इससे भी ज्यादा काम कराना चाहे तो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उससे परमिशन लेके 150 घंटे तक 3 महीने में ओवर टाइम करवा सकता है। और इसी तरीके का बखियान जो है वो सरकार के खुश करने के लिए सरकार को हमारे जो लार्सन एंड टर्बो का चेयरमैन है वो उसने इस तरीके के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 20 घंटे काम करना चाहिए, वो घर पे बैठे अपनी जनानी की शक्ल को देख के उठते क्यों नहीं है, घर में काहे के लिए बैठे रहते हैं, तो काम पे है। तो एक इतना बड़ा पूंजीपति
जो देश के कामगार को सिर्फ वो मजाक बना रहा है। वो सिमिलर वे में विप्रो का जो पहले जो मालिक था, सीएमडी रिटायर हुए हैं, उसने कहा था कि 14 घंटे काम करना चाहिए, इसने उनको कह दिया 18 घंटे 20 घंटे काम करना चाहिए। तो ये बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने सरकार की मदद से देश की आम नागरिक का टैक्स का पेयर का पैसा लूट कर अरबोपति बने हैं, वो इस तरीके का भद्दा मजाक देश के कामगारों के साथ करने लग गए। तो इसका ये सीधा अर्थ जाता है कि भी सरकार जो है उनके दबाव में काम कर रही है। और उन्होंने इसी वजह से जो कानून बदला है उसमें काम के घंटे की फ्लेक्सिबिलिटी दे दी मालिकों को। अभी जो रूल बनाए हैं वो कहते हैं कि वो एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेगा, और वो 4 दिन काम लेगा 12 घंटे लेगा तो 48 घंटे बन जाते हैं। 3 दिन का पैसा मालिक देगा। ऐसा कौन सा कानून बनाया इन्होंने जिस कानून में ये लिखा है कि वो 4 दिन में 48 घंटे लेकर जो बचे हुए 3 दिन हैं उनका भी वेतन वही मालिक देगा? ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। और कोई भी मालिक बिना काम के वेतन क्यों देगा? वो काहे के लिए वेतन देगा? और वो 3 दिन अगर उसको वेतन नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चे कैसे पालेगा? वो अपना पेट कैसे पालेगा? बच्चों का पेट कैसे पालेगा? कैसे पढ़ाएगा बच्चों को? कैसे बुजुर्गों का इलाज करवाएगा बीमारी में? तो हर जो आईएलओ के अंदर 1919 में आईएलओ का गठन हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे देश के अंदर ही, हिंदुस्तान में ब्रिटिशर रूल करते थे। उस वक्त ऐसे हालात बन गए थे कि कामगारों के हकों के ऊपर हमले थे उस वक्त भी, और वो भूखों मर रहे थे, रोजगार उनके पास नहीं था, उनके ऊपर मालिक जो है पैसे वाले पूंजीपति जो है वो अत्याचार कर रहे थे। तब उस वक्त की सरकार ने सोचा कि नहीं, इनके कुछ ना कुछ हकों की रक्षा करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता बननी चाहिए। आईएलओ 1919 में बनाया और दिल्ली में उसका पहला कन्वेंशन जो पास हुआ वो काम के घंटे 8 घंटे का तय हुआ, जिसका अभी उसका ओपनली वायलेशन हो रहा है। तो लिहाजा जो कोड बनाए हैं उस कोड के अंदर इन्होंने फैक्ट्री का डेफिनेशन चेंज कर दिया। जिस फैक्ट्री के अंदर पहले पावर यूज होती थी, मालिक करता था, 10 वर्कर से ऊपर पर लेबर लॉ लागू होते थे। और जो नॉन फैक्ट्री थी पावर वाली और नॉन पावर वाली फैक्ट्री थी उसमें 20 वर्कर की थ्रेशोल्ड था, उससे ऊपर लेबर लॉ लागू होते थे। अब इन्होंने दोनों को चेंज करके 10 से पावर वाली फैक्ट्री को 20 कर दिया और नॉन पावर वाली फैक्ट्री 20 से 40 कर दिया। इसका मतलब 65% देश के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं उनका वर्कर लेबर लॉ के लॉ से बाहर निकल गया। उनके ऊपर कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होगा, वो बंधवा मजदूर हो जाएंगे, उनके ऊपर काम के घंटों का बोझ बढ़ जाएगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उनके कोई हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनकी कैंटीन फैसिलिटीज खत्म हो जाएंगी। और वो क्योंकि फ्री हैंड दे दिया मालिकों को कि आप इसका जिस तरीके से शोषण कर सकते हैं वो आप शोषण करिए। तो उसके साथ यहीं तक भी नहीं रुके हैं। इन्होंने किसी भी मालिक ने अगर कोई फैक्ट्री बंद करनी है, पहले कानून था कि वो 100 वर्कर जहां काम करता है, 101 अगर वर्कर है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज मस्ट, जरूरी लेनी होती थी उसकी अप्रूवल। परंतु अभी इन्होंने उसको 300 कर दिया है। जहां पर 300 तक वर्कर काम करेगा, किसी एम्प्लॉयर को फैक्ट्री बंद करने की किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री बंद करेगा और 300 वर्कर सड़क के ऊपर बाहर, और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं। उनका क्या ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको दूसरी सुविधाएं जो उनके ड्यूज बनते हैं सेटलमेंट के, उनको रीट्रेनिंग करके दे के दूसरी जगह पर कल कारखानों में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बेरोजगारी की फौज में धकेल देंगे। और वो ये भी ऑर्डर कर दिया कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्डर है वो लागू हुआ 300 से ऊपर वाली फैक्ट्री में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 85% फैक्ट्री का वर्कर ये नए कानून लेबर कोड जो है इनके परव्यू से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तरफ सरकार कह रही है कि यूनिवर्सल ये कोड है, आम वर्कर के ऊपर लागू होंगे। जो कहने और कथनी में बहुत फर्क है। जो कागजों में निकल के आया है उसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं ये कागजों की सच्चाई है। और देश का 85% फैक्ट्रियों में काम करने वाला वर्कर श्रम कानूनों से बाहर हो जाएगा। फिर इन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे दिया कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था हमारे देश में आजादी के बाद, चाहे वो भारतीय रेलवे था, चाहे वो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय सिविलियंस है जिनकी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, चाहे वो हमारा पोर्ट एंड डॉक था, समुद्री जहाज गोदी कर्मचारी हैं, चाहे हमारा कोल है जहां पर कोल जिसको पहले नेशनलाइज किया था 70 में उस वक्त की दी सरकार ने, अब उसको भी इन्होंने प्राइवेटाइज धकेल दिया। इन्होंने बैंक
जो नेशनलाइज बैंक है, जिसको देश के अंदर राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसमें भी कह दिया कि 90% मतलब उसमें 100% एफडीआई अलाउ कर दी इन्होंने, 49% उसमें अलाउ किया बैंकों में, इंश्योरेंस में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। और जिस दिन 51% हमारे नेशनलाइज बैंक में किसी का शेयर हो जाएगा तो हमारे बैंकों के मालिक ही वही हो जाएंगे। देश की आम जनता का जो डोमेस्टिक सेविंग प्राइवेट बैंकों में भी जो पड़ा है वो भी सारा का सारा जो है वो मालिकों के हाथ में चला जाएगा। तो इसलिए ये एक जो डोमेस्टिक सेविंग्स है जिसमें हमारे देश की माली हालत मजबूत होती है, जो हमारे देश के अंदर भविष्य को सुरक्षित करती है, वो सारा का सारा पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। सिमिलर वे में हमारे कोल के अंदर सरेआम कोल ब्लॉक बेचने शुरू कर दिए। गौतम अडानी जो है वेदांता वाले सरेआम वहां पे कोल की ब्लॉक खरीद रहे हैं, और जहां पर वो ब्लॉक खरीद लेते हैं उसमें ना तो कोल इंडिया का कोई दखलंदाजी रहता है, ना उसमें कोई सरकार की रहती है। सरेआम वर्कर का उत्पीड़न है, शोषण है वर्कर का, कामगार का। उसको मिनिमम वेज नहीं दे रहे, काम के घंटे उस पर कोई 8 घंटे से ज्यादा काम ले रहे हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, और मर जाए तो उसकी लाश को भी देने से छुपाते हैं, और उसका कंपनसेशन उनके बच्चों को नहीं मिलता है। ये और उनकी जो मिनिमम वेज है कोल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की, वो अगर बैंक में डालते हैं 32,000 रुपया तो उसमें से 22,000 निकाल लेते हैं। एटीएम कार्ड सबके उनके पास हैं ठेकेदार के वर्कर। ये कोले के अंदर अत्याचार चल रहा है। रेलवे के अंदर भी मेरे हिसाब से 50% काम ठेके पे जा चुका है। ऑन बोर्ड सर्विसेज सारी ठेके पे हैं। अगर आप खाना खाएं जो ठेके पे ठेकेदार राजधानियों में खिला रहा वंदे भारत में, वो देखने लायक नहीं है। इतना गंदा खाना है, वो टिकट में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, उसका टिकट में पैसा चार्ज करते हैं। कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो पैसेंजर की जेब से पैसा खाया जाता है। तो रेलवे के अंदर सफाई का काम है, पेट्रोल देने का काम है, कैटरिंग का काम है, ये सारा का सारा काम जो है ये ठेके पे चला गया है। सिमिलर वे में अगर आप समुद्री जहाजों के गोदी कर्मचारियों को देखें तो उनका भी 90% काम जो है वो ठेके पे जा चुका है। जिन्हें बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो उनको खरीद रहे हैं, उसमें लाखों एकड़ लैंड उनके हाथ में जा रही है। सारे पोर्ट समुद्री जहाज के जितने भी बंदरगाह हैं वो सारे खरीद लिए, जिसमें से गौतम अडानी मुख्य रूप से उसके अपने पोर्ट हैं। अपनी भारतीय रेलवे के अंदर उसने कंटेनर सर्विस शुरू कर दिया उसने, और आईआरसीटीसी बनाई, वो कैटरिंग सर्विस सारी 100% प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने। जितना पार्सल हमारा बुकिंग था वो प्राइवेट चला गया, जितना गुड्स था हमारा वो प्राइवेट चला गया। स्टेशन बिल्डिंग है, जितनी भी मेंटेनेंस है रेलवे की सारी 100% प्राइवेटाइज है। क्लीनिंग ऑफ स्टेशन सारा प्राइवेटाइज है। मेंटेनेंस ऑफ रेलवे कॉलोनी जहां वर्कर रहता है उसके लिए फंड कम अलॉटेड है, परंतु सारा का सारा प्राइवेटाइज है। ये बॉक्स पोर्टर सारे के सारे चले गए। ड्राइवर के लिए खाना जो बनता था डाइनिंग रूम में वो सारा प्राइवेटाइज कर दिया। जो उनको सुविधा थी घर से कॉलमैन को बुलाने की वो सारी इन्होंने प्राइवेटाइज कर दी है। तो लिहाजा रेलवे का भी मोर देन 50% काम ठेके पे दे दिया। पोर्ट एंड डॉक गोदी कर्मचारी 90% काम ठेके पे चला गया। कोल माइंस का जो काम है वो तकरीबन अभी इन्होंने 40% काम वो ठेके में दे दिया है। वो लूट उन्होंने मचा दी है वहां पर। सिमिलर वे में दूसरे जो आपके पीएसयूज हैं, जितने महारत्ना हैं, चाहे वो बीएचईएल है, स्टील प्लांट है, दूसरे जितने महारत्ना है, 12 महारत्ना, 12 महारत्नाओं में से उनको भी महारत्ना का खतरा पड़ गया है, क्योंकि उसके अंदर भी लोग बाग पैसा कमाने के लिए उसमें घुस रहे हैं। तो लिहाजा वो भी बेचे चले जा रहे हैं। और जो कर्मचारी को सोशल सिक्योरिटी 48 में ईएसआई और ईपीएफओ के नाम से दी गई थी कि जो वर्कर इन्होंने उसमें थ्रेशोल्ड रख दिया वेज का, 15,000 तक जो वर्कर तनख्वाह लेगा वो ईपीएफओ के अंदर कवर होगा, उसको मालिक को 12% देना होगा, उसमें से 8.33 उसका पेंशन में जाएगा। परंतु अभी जैसे ही महंगाई बढ़ गई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, कुछ स्टेटों ने उसका रिवीजन कर दिया है। तो जैसे अभी कर्नाटका ने रिसेंटली किया है, कर्नाटका के अंदर मिनिमम वेज 25,000 हो गई है। तो 25,000 होने पर वो ये जितनी भी सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी, वो सब बाहर हो गए। उसमें से ईपीएफओ से बाहर हो गए, ईएसआई से बाहर हो गए। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी सारा वर्कर जो है वो ईएसआई और ईपीएफओ से बाहर है, क्योंकि उनका वेतन 21,000 के करीब पहले तय हुआ था। तो लिहाजा सारी स्टेटों में जहां भी महंगाई को देखते, वर्कर के प्रेशर को देखकर तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं,
वो सारे के सारे बजाय कि ईएसआई और ईपीएफओ का, हम कह रहे हैं कि उसका आप जितने कर्मचारी हैं जिनको सैलरी मिलती है महीने के बाद, काम करने के बाद जो तनख्वाह मिलती है, उनको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ईपीएफओ की भी और ईएसआई की भी। सर एचएमएस और आपसे जुड़े जो बाकी संगठन है लगातार सरकारों से दो अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ लगता है असर होगा? देखिए, हमारा काम है जो सरकार को, जो पब्लिक द्वारा चुनी गई है, उसको जहां पर गलती पर है, जहां पर ग्राउंड लेवल पर उनकी नीतियों से आम देश का नागरिक त्राहित है, वर्कर के ऊपर उनके हकों पर हमले हो रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सरकार को उसके बारे में आगाह करें और सरकार के ऊपर अपना वर्कर का प्रेशर भी बनाएं कि भी आप इन वर्कर की वोट से पावर में आते हैं, वर्कर के साथ अन्याय मत होने दो और वर्कर के हकों के ऊपर मालिकों के दबाव में हमले ना करो। तो लिहाजा हम कह रहे हैं कि जो इक्वल वर्क इक्वल पे, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर समान काम है समान वेतन मिलना चाहिए, वो सरकार क्यों नहीं लागू करती? क्यों छूट दे रखी है पूंजीपतियों को पूरी लूट के लिए? 90% प्रॉफिट वो कमाकर अपने घर ले जाते हैं, 10% भी वर्कर को देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी कारखाने को चलाने के लिए पैसा और शर्म की जरूरत पड़ती है, तो दोनों बराबर के उसके प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, परंतु यहाँ पर वर्कर का हिस्सा भी जो है वो मालिक खा रहा है और उसको, वर्कर को उसका ड्यू राइट भी उसको नहीं मिल रहा है। इस तरीके की अगर आप काम करेंगे, जॉब सिक्योरिटी रहेगी नहीं, नौकरी की सुरक्षा नहीं है, सुबह आए हैं शाम को वापस दोबारा अगले दिन नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, वो सारे अधिकार इन्होंने मालिकों के हाथ में दे दिए हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत हुई हमारे 10 मजदूर संगठनों में। पहले भी हमने 8-9 देश की हड़तालें की हैं। हम हड़तालें कोई प्रोफेशनल स्ट्राइकर नहीं है, हम देश के अंदर कोई किसी तरीके का अनरेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम देश के अंदर जो वर्कर काम कर रहा है उनके कल कारखानों को बंद नहीं करना चाहते हैं, परंतु सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और वो ठीक है, जनता ने उनको पावर दिया है, मेजोरिटी दी है, सरकार बनाई हुई है, तो पावर में आने के बाद आप इतने अंधे हो जाएंगे कि वर्करों के हकों के ऊपर हमला शुरू कर देगी सरकार की नीतियां। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे को उन्होंने लीडर चुना हुआ है कि उनके हकों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, ये हमारा धर्म बनता है। तो लिहाजा इसी के ऊपर हम बाकायदा काम कर रहे हैं कि भाई आप 8 घंटे ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं, उनके नियम को चेंज करिए, नौकरी की सुरक्षा दीजिए, समान काम समान वेतन, कोई भी प्राइवेटाइजेशन, 12 महीने के काम को आप ठेके पे नहीं दे सकते हैं, ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जो 12-10 साल से आदमी ठेके पे काम कर रहा है उसको रेगुलर करो, क्योंकि ये जायज बात है, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर हमारे संविधान में लिखा है कि हर 2 हाथ को काम देना, हर नागरिक की सेहत को ठीक रखना, वो नेशनल हेल्थ सर्विस उसमें होनी चाहिए कि भी हमारे देश का अगर नागरिक तंदुरुस्त है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा देश को बनाने के लिए। अगर वो बीमार रहेंगे और वो पोषित नहीं रहेगा बच्चा तो कैसे पढ़ेगा? एजुकेशन फ्री देनी चाहिए, सारी एजुकेशन भेज दी इन्होंने प्राइवेट हाथों में। आज कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही 82 करोड़ को हम जो है वो अनाज दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए ताकि वो मर ना जाए। तो अगर 82 करोड़ 140 करोड़ में से मतलब बेरोजगार है, भूखी है, उसको सरकार मरे ना इसलिए 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, तो हमारा देश कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा? ये हमारे को बहुत ही मजाक सा लगता है कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं कि जिस देश के अंदर 82 करोड़ पॉपुलेशन के हाथ में जॉब नहीं है उसको आप राशन दे रहे हैं कि वो मर ना जाए, जिंदा रहें। तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका मकान कैसे बनेगा, उनकी लड़की की शादी कैसे होगी, बीमारी में इलाज कैसे उनका होगा? तो वो तो बंधुआ मजदूर हो गए, सारे के सारे फोर्स लेबर हो गए। तो लिहाजा इस हालत के अंदर हमने ये तय किया कि हम ILO की जितनी कन्वेंशन है, 87 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उसके ऊपर हमला है, क्योंकि जो फैक्ट्री एक्ट इन्होंने फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इशू किया है, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट के अंदर मालिक और वर्कर का MOU बनेगा, उसके अंदर काम के घंटों का वायलेशन होगा, उसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं रहेगी, यूनियन नहीं बना पाएंगे, सामूहिक सौदेबाजी से उनका वेतन तय नहीं होगा, उसके ऊपर हमला हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, गवर्नमेंट ने उसे ऑलरेडी इंस्पेक्शन खत्म कर दी है, रिकवरी खत्म कर दी है, सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पंगु होकर बैठ गया है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, सिर्फ 40% की स्ट्रेंथ से ऊपर मिनिस्ट्रियां चल रही हैं। तो पूरा फ्री हैंड इन्होंने अगर पूंजीपतियों को दे दिया है, तो ये पूंजीपति तो किसी की भी सरकार हो, ये तो देश को लूटने के लिए, देश के पैसे का, टैक्स पेयर का पैसा लूट रहे हैं
और सरकार इनके दबाव में काम कर रही है। तो लिहाजा हमारे देश के अंदर पूरे जो वर्कर की ताकत है, जो देश का निर्माण करता है, उन्होंने तय किया कि हम 29 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। किसानों के ऊपर भी हमले हैं, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने अमेरिका से किया है, उसमें अमेरिका का जो किसान है, जिसके पास तकरीबन 10,000 एकड़ की उनके पास खेत हैं, 5,000 एकड़ से नीचे किसी के पास खेत नहीं है, 90% सब्सिडी उनको अमेरिकन गवर्नमेंट देती है खेती करने के लिए। पशुपालन के लिए उनको 90% सब्सिडी मिलती है। हमारे देश में किसान को अगर वो बीज खरीदेगा तो टैक्स देगा, और उसको अगर खाद खरीदेगा तो टैक्स देगा, बिजली पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, पानी पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। किसान सारी चीजों में अगर टैक्स देगा, और हमारा माल बाहर जब जाएगा उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, तो हमारा माल उनके एग्रीकल्चर में कैसे उनसे कंपटीशन कर पाएगा। हमारा जो कपास का किसान बीजता है वो खत्म हो जाएगी। जितने हमारे सीड्स हैं, बीज आएंगे, वो सारे हमारे हिंदुस्तान के खत्म हो जाएंगे। डेयरी मिल्क जो डेयरी प्रोडक्ट है, वो हमारा छोटा किसान जो जिसके पास 3 एकड़ से कम है, वो एक भैंस रखी हुई है, उसका दूध वो बेचता है एक टाइम का मार्केट में घर चलाने के लिए, वो दूध बिकना, क्योंकि सस्ता मिल्क प्रोडक्ट सब चीज वहां से आएगी, बटर वहां से आएगा। हमारे देश के अंदर जो ये अमूल फैक्ट्री इतनी बड़ी लगी हुई है, जो एक दुनिया की मिसाल थी, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सस्ते दाम पर जिस पर टैक्स नहीं लग रहा, वो सब्सिडी लेकर बना रहे हैं, वो हमारे देश में डंप कर देंगे। हमारे सबसे बड़ी मंडी है हमारी देश जो दुनिया का, तो इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। किसान नहीं मरेगा, आम देश का नागरिक मर जाएगा। तो लिहाजा किसान भी फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने आगे 13 महीने बॉर्डर पर बैठकर, जिसके अंदर तकरीबन 750 किसान शहीद हो गया था, मर गया था वहां पर, और अंत में सरकार ने, प्रधानमंत्री ने उनके बिलों को वापस लिया था, आश्वासन दिया था कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हम जैसा आप चाहेंगे वो वार्ता करके आपसे दोबारा से ठीक करेंगे। परंतु अभी वो कॉर्पोरेट फार्मिंग का फिर शुरू कर दिया। ये एफटीए के फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता हुआ है, जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, जो यूके के साथ समझौता हुआ है, हमारे देश के अंदर जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है मर जाएंगी, दम तोड़ देंगी, और बेरोजगारी जो हाईएस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिहाजा इन सब चीजों को देखते हुए हम दोनों बड़े जो देश के कामगार हैं, अन्नदाता किसान हैं, 29 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। उस राष्ट्रीय सम्मेलन में इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद फिर एक वहां पर राष्ट्रीय डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन के ऊपर सरकार अगर वार्ता पे नहीं आई और इन अत्याचारों को खत्म नहीं किया, जो मालिकों को पूरी फ्री छूट दे दी है उनका शोषण करने का, उसको अगर नहीं रोका, तो देश के अंदर फिर बहुत बड़ा हलचल होगी, अनरेस्ट होगा, कारखाने बंद भी हो सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि देश का हमारा जीडीपी गिर जाए, और हमारा पैसा रुपया आप देख ही रहे हैं कि 100 रुपए से ऊपर डॉलर का रेट हो गया। जी, जब हमारी दुनिया के अंदर सबसे सस्ती करेंसी हमारी हो गई, छोटी छोटी कंट्री जो है उनकी करेंसी हमारे से महंगी है, और हमारी जो 100 रुपए में $1 मिलेगा यूएस का हमारा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे देश की क्या अर्थव्यवस्था है। जिस देश की माली हालत को अगर देखना है, तो जितना माल हम बाहर से आयात कर रहे हैं अगर वो ज्यादा है और हम निर्यात कम कर रहे हैं, तो इट मीन हमारे देश की माली हालत खराब है। ये फार्मूला है, आम अर्थशास्त्री जो इसको समझाते हैं, हमारे भी यही समझ में है कि हमारा जो आयात है वो बढ़ गया, निर्यात हमारा बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि उस पर टैक्स लगा दिए इतने, तो लिहाजा हमारे देश में वैसे ही दम टूट जाएगा। तो इन सारी चीजों के लिए हमारा 29 तारीख को हमने पूरे देश के अंदर इस चीज का वर्कर को ऐलान किया है कि आप आइए, उसमें भागीदारी करिए। किसान भी हमारे साथ में है, और सरकार अगर इस बात पे नहीं सुनेगी, आप देखिए जितने भी भारतीय रेलवे हैं उनमें IRCTC का 100% कॉन्ट्रैक्ट पे काम है। जो खाना आपको दे रहे हैं जी, वो खाना खाता नहीं है पैसेंजर, और अगर खाए तो उससे बीमार होता है। लिहाजा जितने 5 स्टार होटल हैं इन्होंने सब बेच दिए। अब जो सरकारी होटल, जो अशोका होटल है, अशोका होटल सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि सरकारी कार्य वहां पर होते हैं, 100% ठेके पे है। मिनिमम वेज उसको देते हैं, वो कुक का काम भी कर रहा है, शेफ का काम भी कर रहा है, वेटर का काम भी कर रहा है, आर्टिजन का काम भी कर रहा है, और उसको तनख्वाह जो है 18,000 से ऊपर कभी देते नहीं, ना इंक्रीमेंट लगेगी, ना जॉब सिक्योरिटी है, ना उसकी प्रमोशन है कोई।
वो बनवा मजदूर की तरह काम कर रहा है। और वो कितना बड़ा काम करता है, विज्ञान भवन में अगर प्रधानमंत्री की मीटिंग है, वहां पर भी जो स्नैक्स हैं, जो खाना है वहां पर अगर गवर्नमेंट दे रही है, और वो भी सारा वही वर्कर कर रहे हैं होटलों के अंदर, जो सालों साल से बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। जो जरा सा बोलता है ठेकेदार निकाल के बाहर फेंकते हैं। जैसे ही आप अगर विज्ञान भवन को छोड़ के हैदराबाद हाउस में जो विदेश के बड़े बड़े डिप्लोमेट आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, जिनका जलसा वहां होता है, उनके भी खाने की व्यवस्था वही ठेकेदार का वर्कर करता है और सरकार के नाक के नीचे कर रहा है। पार्लियामेंट के अंदर उत्पीड़न हो रहा है ठेकेदार के। 100% सर्विस पार्लियामेंट की ठेके पे चली गई है। तो इससे ज्यादा हमारी आर्मी के अंदर अगर अग्निवीर के नाम से 4 साल के लिए ठेके पे आदमी नौजवान रखा जाएगा, तो उसके आगे देश से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हालात के अंदर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। ये एक ही चारा है कि हम आम वर्कर के पास जाएंगे, आम देश के नागरिक के पास जाएंगे। नागरिकों का बहुत बुरा हाल है, नागरिकों के हकों के ऊपर भी हमले हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम सरकार के ऊपर फिर दोबारा से ऐसा प्रेशर बनाएंगे कि सरकार टेबल पे आ जाए, बैठ के बात करे और इन समस्याओं को बातचीत के जरिए हल करे। नहीं करेंगे तो फिर देश के अंदर, देश हमारा भी है, और देश के अंदर फिर अनरेस्ट हो जाएगा, और अनरेस्ट होने से जो हमारी जीडीपी है वो गिर जाएगी। और हम ऑलरेडी बहुत छोटी छोटी कंट्रियों से भी हमारी नीचे जा चुके हैं और भी धरातल पर जाने का काम होगा। मैं समझता हूं कि इससे सरकार को चेतना चाहिए और इसके ऊपर खुले मन से आकर बैठकर वार्ता करके जितने कोड बनाए हैं उन कोडों के अंदर सुधार करना चाहिए। जो वर्कर के ऊपर अटैक है, मालिकों को ज्यादा पावर दे दी है, उसको ठीक करना चाहिए। 8 घंटे ज्यादा किसी से काम नहीं लेना चाहिए। मिनिमम वेज सरकार को डिक्लेयर करनी चाहिए। उस पैसे से नीचे कोई भी मालिक उनको तनख्वाह उनसे कम ना दे। और जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, जैसा हमारा संविधान कहता है, समान काम समान वेतन सबको मिलना चाहिए। कोई भी रेगुलर वर्क 12 महीने का है उसको बेचा ना जाए, उसको सरकारी डिपार्टमेंट के पास रखा जाए जो देश का निर्माण किया है देश की आजादी के बाद। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। जो आपने मुझे मौका दिया तो मैंने आपके चैनल के थ्रू आम देश के नागरिक और वर्कर का और किसान के पास पहुंचाने का काम आपके थ्रू होगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।